रिवाइज कीजिए 6.5.3 टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को। बैक्टीरिया में मुख्यतः कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं? नाम बताइए। जी हाँ, बैक्टीरिया में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए तथा rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। जी हाँ, इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए एंड rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। ये तीनों आरएनएज किस लिए आवश्यक होते हैं? जी हाँ, बैक्टीरिया में मुख्यतः 3 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए तथा rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। तीनों आरएनएज सेल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आवश्यक है। जी हाँ, इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए एंड rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। All 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. जी हाँ, इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज। mRNA यानी कि मैसेंजर आरएनए, tRNA यानी कि ट्रांसफर आरएनए एंड rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। All 3 RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. बताइए, mRNA क्या करता है, tRNA क्या करता है और rRNA क्या करता है? जी हाँ, mRNA टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। tRNA एमाइनो एसिड को लाने तथा जेनेटिक कोड को रीड करने का कार्य करता है तथा rRNA ट्रांसलेशन के समय स्ट्रक्चरल और कैटालाइटिक रोल प्ले करता है। जी हाँ, mRNA provides the template. tRNA brings amino acids and read the genetic code, and rRNAs play a structural and catalytic role during translation. जी हाँ, mRNA provides the template. tRNA brings amino acids and read the genetic code, and rRNAs play a structural and catalytic role during translation. बताइए, बैक्टीरिया में कितना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को कैटालाइज करता है? जी हाँ, बैक्टीरिया में एक सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को कैटालाइज करता है। जी हाँ, देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। जी हाँ, देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। बताइए, ट्रांसक्रिप्शन को कौन इनिशिएट करता है?
जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ जाता है तथा ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, यानी कि इनिशिएशन। यह न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है तथा कॉम्प्लीमेंट्री की रूल को फॉलो करते हुए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में पॉलीमराइज हो जाता है। यह हेलिक्स की ओपनिंग तथा कंटिन्यूअस इलोंगेशन में भी मदद करता है। जी हाँ, आरएनए polymerase binds to promoter and initiates transcription, that is initiation. It uses nucleotide triphosphates as substrate and polymerizes in a template-dependent fashion following the rule of complementarity. It somehow also facilitates opening of the helix and continuous elongation. जी हाँ, आरएनए polymerase binds to promoter and initiates transcription, that is initiation. It uses nucleotide triphosphates as substrate and polymerizes in a template-dependent fashion following the rule of complementarity. It somehow also facilitates opening of the helix and continuous elongation. और केवल आरएनए का छोटा सा स्ट्रेच ही एंजाइम से जुड़ता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से जुड़ जाता है तथा ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, यानी कि यह इनिशिएशन प्रोसेस है। यह न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को सबस्ट्रेट के रूप में यूज करता है तथा कॉम्प्लीमेंटरिटी की रूल को फॉलो करते हुए टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन में पॉलीमराइज हो जाता है। यह हेलिक्स की ओपनिंग तथा कॉन्टिन्यूअस इलोंगेशन में भी मदद करता है और केवल आरएनए का छोटा सा स्ट्रेच ही एंजाइम से जुड़ता है। जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में पहुंचता है तो क्या नेसेंट आरएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज गिर जाता है? यदि हाँ, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जी हाँ, जब आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन में पहुंचता है तो नेसेंट आरएनए तथा आरएनए पॉलीमरेज गिर जाता है। इसके परिणाम स्वरूप ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन यानी कि समापन हो जाता है। जी हाँ, once the polymerases reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. So also the RNA polymerase. This result in termination of transcription. जी हाँ, once the polymerases reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. So also the RNA polymerase. This result in termination of transcription. यह एक जिज्ञासापूर्ण सवाल है कि आरएनए पॉलीमरेज कैसे तीनों स्टेप्स इनिशिएशन, एलोंगेशन तथा टर्मिनेशन को कैटलाइज करते हैं। एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दैट हाउ इज द आरएनए पॉलीमरेज एबल टू कैटलाइज ऑल द थ्री स्टेप्स विच आर इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। क्या आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एलोंगेशन के प्रोसेस को कैटलाइज करने में कैपेबल है? यदि हाँ, तो ये इनिशिएशन फैक्टर अल्फा तथा टर्मिनेशन फैक्टर रो से किस प्रकार जुड़ जाता है? जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एलोंगेशन के प्रोसेस को कैटलाइज करने में कैपेबल है। यह ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट तथा टर्मिनेट करने के लिए अस्थायी रूप से इनिशिएशन फैक्टर अल्फा तथा टर्मिनेशन फैक्टर रो से जुड़ जाता है। जी हाँ, दी आरएनए polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently with initiation factor alpha and
termination factor rho to initiate and terminate the transcription, respectively. जी हाँ, the RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. It associates transiently with initiation factor alpha and termination factor rho to initiate and terminate the transcription, respectively. इन फैक्टर्स के साथ जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिफिसिटी का क्या होता है? जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एलोंगेशन के प्रोसेस को कैटेलाइज करने में कैपेबल है। यह ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट तथा टर्मिनेट करने के लिए अस्थायी रूप से इनिशिएशन फैक्टर अल्फा तथा टर्मिनेशन फैक्टर रू से जुड़ जाता है रिस्पेक्टिवली। इन फैक्टर्स के साथ जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिफिसिटी बदल जाती है जिससे या तो इनिशिएशन होता है या टर्मिनेशन। जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एलोंगेशन के प्रोसेस को कैटेलाइज करने में कैपेबल है। यह ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट तथा टर्मिनेट करने के लिए अस्थायी रूप से इनिशिएशन फैक्टर अल्फा तथा टर्मिनेशन फैक्टर रू से जुड़ जाता है रिस्पेक्टिवली। इन फैक्टर्स के साथ जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज की स्पेसिफिसिटी बदल जाती है जिससे या तो इनिशिएशन होता है या टर्मिनेशन। बताइए क्या बैक्टीरिया के ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में साइटोसोल तथा न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होते हैं? जी हाँ, बैक्टीरिया में एमआरएनए को एक्टिव होने के लिए किसी प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में साइटोसोल तथा न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होते। कई बार एमआरएनए के फुली ट्रांसक्राइब होने से पहले ही ट्रांसलेशन प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन साथ साथ संपन्न हो जाता है। जी हाँ, बैक्टीरिया में एमआरएनए को एक्टिव होने के लिए किसी प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन सेम कंपार्टमेंट में होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया में साइटोसोल तथा न्यूक्लियस सेपरेट नहीं होते। कई बार एमआरएनए के फुली ट्रांसक्राइब होने से पहले ही ट्रांसलेशन प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन तथा ट्रांसलेशन साथ साथ संपन्न हो जाता है। जी हाँ, in bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, यानी कि there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria, many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and translation can be coupled in a bacteria. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, यानी कि there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria, many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and translation can be coupled in a bacteria. In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, यानी कि there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria, many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, the transcription and translation can be coupled in a bacteria.
चलिए फिगर 6.10 प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया को कम से कम 30 से 40 बार बनाइए। यूकैरियोट्स में 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है, इन दोनों कॉम्प्लेक्सिटी को बताइए। जी हाँ, यूकैरियोट्स में 2 कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है। फर्स्ट, न्यूक्लियस में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स में मिलने वाले आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त इनके कार्यों का क्लियर कट डिवीजन होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 आर आरएनएज यानी कि 28S 18S तथा 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए 5S आरआरएनए तथा SNRRNAs यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए के प्रिकर्सर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए यानी कि HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी यह है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन तथा इंट्रॉन्स दोनों होते हैं तथा नॉन फंक्शनल होते हैं, क्योंकि यह एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, जहां एक डिफाइंड ऑर्डर में इंट्रॉन रिमूव्ड होते हैं तथा एक्सॉन्स जुड़ते हैं। HNRNA 2 एडिशनल प्रोसेसिंग से गुजरता है जिसे कैपिंग तथा टाइलिंग कहते हैं। कैपिंग में HNRNA के 5 प्राइम एंड से एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी कि मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाता है। टाइलिंग में इंडिपेंडेंट मैनर में टेम्पलेट 3 प्राइम एंड पर एरिनाइलेट रेसिड्यू यानी कि 200 से 300 जुड़ जाता है। इस फुली प्रोसेस्ड HNRNA को अब mRNA कहते हैं, जो कि ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जी हाँ, यूकैरियोट्स में 2 कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है। फर्स्ट, न्यूक्लियस में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स में मिलने वाले आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त इनके कार्यों का क्लियर कट डिवीजन होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनएज यानी कि 28S 18S तथा 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए 5S आरआरएनए तथा SNRRNAs यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए के प्रिकर्सर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए यानी कि HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी यह है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन तथा इंट्रॉन्स दोनों होते हैं तथा नॉन फंक्शनल होते हैं, क्योंकि यह एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, जहां एक डिफाइंड ऑर्डर में इंट्रॉन रिमूव्ड होते हैं तथा एक्सॉन्स जुड़ते हैं। HNRNA 2 एडिशनल प्रोसेसिंग से गुजरता है जिसे कैपिंग तथा टाइलिंग कहते हैं। कैपिंग में HNRNA के 5 प्राइम एंड से एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी कि मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाता है। टाइलिंग में इंडिपेंडेंट मैनर में टेम्पलेट 3 प्राइम एंड पर एरिनाइलेट रेसिड्यू यानी कि 200 से 300 जुड़ जाता है। इस फुली प्रोसेस्ड HNRNA को अब
mRNA कहते हैं, जो कि ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जी हाँ, यूकैरियोट्स में दो कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है। फर्स्ट, न्यूक्लियस में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स में मिलने वाले आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त इनके कार्यों का क्लियर कट डिवीजन होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 आरएनएज यानी कि 28S 18S तथा 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है, जबकि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए 5S आरआरएनए तथा SNRRNAs यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड mRNA के प्रिकर्सर हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए यानी कि HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी यह है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन तथा इंट्रॉन्स दोनों होते हैं तथा नॉन फंक्शनल होते हैं, क्योंकि यह एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, जहां एक डिफाइंड ऑर्डर में इंट्रॉन रिमूव्ड होते हैं तथा एक्सॉन्स जुड़ते हैं। HNRNA दो एडिशनल प्रोसेसिंग से गुजरता है जिसे कैपिंग तथा टाइलिंग कहते हैं। कैपिंग में HNRNA के 5 प्राइम एंड से एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी कि मिथाइल गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाता है। टाइलिंग में इंडिपेंडेंट मैनर में टेम्पलेट 3 प्राइम एंड पर एडेनाइलेट रेसिड्यू यानी कि 200 से 300 जुड़ जाता है। इस फुली प्रोसेस्ड HNRNA को अब mRNA कहते हैं, जो कि ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। चलिए फिगर 6.11 प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स को कम से कम 30 से 40 बार बनाइए। बताइए, क्या यूकैरियोट्स के न्यूक्लियस में कम से कम कितने आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं ऑर्गेनेल्स में मिलने वाले आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त? जी हाँ, न्यूक्लियस में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स में मिलने वाले आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त इनके कार्यों का क्लियर कट डिवीजन भी होता है। जी हाँ, न्यूक्लियस में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, यानी कि ऑर्गेनेल्स में मिलने वाले आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त इनके कार्यों का क्लियर कट डिवीजन भी होता है। जी हाँ, इन यूकैरियोट there are at least 3 RNA polymerases in the nucleus, that is, in addition to the RNA polymerase found in the organelles. There is a clear-cut division of labor. जी हाँ, in eukaryotes there are at least 3 RNA polymerases in the nucleus, that is, in addition to RNA polymerase found in the organelles. There are a clear-cut division of labor. बताइए, आरएनए पॉलीमरेज 1 किसको ट्रांसक्राइब करता है? जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनएज यानी कि 28S 18S एंड 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है। जी हाँ, आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनएज यानी कि 28S 18S एंड 5.8S को ट्रांसक्राइब करता है।
जी हाँ, दी RNA polymerase 1 transcribes RNAs 28S, 18S and 5.8S। जी हाँ, दी RNA polymerase 1 transcribes RNAs 28S, 18S and 5.8S। बताइए, RNA polymerase थर्ड किसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जी हाँ, RNA polymerase थर्ड tRNA, 5S rRNA तथा SNR RNAs यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर RNAs के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, RNA polymerase थर्ड tRNA, 5S rRNA तथा SNR RNAs यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर RNAs के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी हाँ, दी RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA, 5S rRNA and SNRNAs यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर RNAs। जी हाँ, दी RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA, 5S rRNA and SNRNAs यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर RNAs। बताइए, RNA पॉलीमरेज सेकेंड किसको ट्रांसक्राइब करता है? जी हाँ, RNA पॉलीमरेज सेकेंड mRNA के प्रिकर्सर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA यानी कि HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। जी हाँ, RNA पॉलीमरेज सेकेंड mRNA के प्रिकर्सर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA यानी कि HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। जी हाँ, RNA पॉलीमरेज सेकेंड transcribes precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA यानी कि HNRNA। जी हाँ, RNA polymerase सेकेंड transcribes precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA यानी कि HNRNA। बताइए, mRNA का प्रिकर्सर कौन होता है? जी हाँ, mRNA का प्रिकर्सर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA यानी कि HNRNA होता है। जी हाँ, mRNA का प्रिकर्सर हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA यानी कि HNRNA होता है। बताइए, क्या दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी यह है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन तथा इंट्रॉन दोनों होते हैं तथा नॉन फंक्शनल होते हैं? यदि हाँ तो क्यों? जी हाँ, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी यह है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन तथा इंट्रॉन दोनों होते हैं तथा नॉन फंक्शनल होते हैं क्योंकि यह एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, जहाँ एक डिफाइंड ऑर्डर में इंट्रॉन रिमूव होते हैं तथा एक्सॉन जुड़ते हैं। जी हाँ, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी यह है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में एक्सॉन तथा इंट्रॉन दोनों होते हैं तथा नॉन फंक्शनल होते हैं क्योंकि यह एक प्रोसेस से गुजरता है जिसे स्प्लाइसिंग कहते हैं, जहाँ
एक डिफाइंड ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं तथा एक्सॉन जुड़ते हैं। जी हाँ, द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज that the primary transcribes contains both the exon and introns and are non-functional. Hence, it is subjected to a process called splicing, where the intron are removed and exons are joined in a defined order. जी हाँ, the second complexity is that the primary transcribes contains both the exon and introns and are non-functional. Hence, it is subjected to a process called splicing, where the intron are removed and exons are joined in a defined order. बताइए स्प्लाइसिंग में क्या होता है? जी हाँ, स्प्लाइशिंग में डिफाइंड ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होते हैं तथा एक्सॉन जुड़ते हैं। जी हाँ, इन स्प्लाइशिंग द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। जी हाँ, इन स्प्लाइशिंग द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर ज्वाइंड इन अ डिफाइंड ऑर्डर। HNRNA दो एडिशनल प्रोसेसिंग से गुजरता है। नाम बताइए इनका। जी हाँ, HNRNA दो एडिशनल प्रोसेसिंग से गुजरता है जिसे कैपिंग तथा टैलिंग कहते हैं। जी हाँ, HNRNA undergoes additional processing called as capping and tailing। जी हाँ, HNRNA undergoes additional processing called as capping and tailing। बताइए कैपिंग में क्या होता है? जी हाँ, कैपिंग में HNRNA के 5 प्राइम एंड से एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी कि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाता है। जी हाँ, कैपिंग में HNRNA के 5 प्राइम एंड से एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी कि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ जाता है। जी हाँ, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी कि मिथाइल guanosine triphosphate is added to 5 prime end of HNRNA। जी हाँ, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड यानी कि मिथाइल guanosine triphosphate is added to 5 prime end of HNRNA। बताइए टेलिंग में क्या होता है? जी हाँ, टेलिंग में इंडिपेंडेंट मैनर में टेम्पलेट 3 प्राइम एंड पर एडेनाइलेट रेसिड्यू यानी कि 200 से 300 जुड़ जाता है। इस फुली प्रोसेस्ड HNRNA को अब mRNA कहते हैं, जो कि ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जी हाँ, टेलिंग में इंडिपेंडेंट मैनर में टेम्पलेट 3 प्राइम एंड पर एडेनाइलेट रेसिड्यू यानी कि 200 से 300 जुड़ जाता है। इस फुली प्रोसेस्ड HNRNA को अब mRNA कहते हैं, जो कि ट्रांसलेशन के लिए न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जी हाँ, इन टेलिंग एडेनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 are added to 3 prime end in a template independent manner. It is the fully processed HNRNA, now called mRNA, that is transported out of the nucleus for translation। जी हाँ, इन टेलिंग एडेनाइलेट रेसिड्यूज
that is 200 to 300, are added at 3' end in a template independent manner. It is the fully processed hnRNA, now called mRNA, that is transported out of the nucleus for translation. जी हाँ, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी के महत्व को अब समझने की आवश्यकता है। The significance of such complexities is now beginning to be understood. बताइए, क्या स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जीनोम के एनशिएंट फीचर को रिप्रेजेंट करता है? जी हाँ, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जीनोम के एनशिएंट फीचर को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम। जी हाँ, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ द जीनोम। इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पुराने समय की याद दिलाता है तथा स्प्लैशिंग की प्रक्रिया में आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। वर्तमान में आरएनए तथा आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेस के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस पुराने समय की याद दिलाता है तथा स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया में आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। वर्तमान समय में आरएनए तथा आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस के बारे में समझने की अधिक आवश्यकता है। जी हाँ, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी and the process of splicing represent the dominance of RNA world. In recent times, the understanding of RNA and RNA dependent processes in the living system have assumed more importance. जी हाँ, the presence of introns is reminiscent of antiquity and the process of splicing represent the dominance of RNA world. In recent times, the understanding of RNA and RNA dependent processes in the living system have assumed more importance.